हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अमेय शर्मा आज आपके लिए लाइफ प्रोसेसेस जो एनसीईआरटी 10th की बुक में से लिया गया टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। Okay, तो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो हम लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करते हैं, पर लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। हमारे बॉडी का जितने भी डे टू डे लाइफ में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द लाइफ प्रोसेसेस। मेनली आपको आपकी बुक में, आपके जो बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स दिए उसके अंदर हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इसका, नेक्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमें क्या पढ़ना है अभी में लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि होता क्या है लाइफ प्रोसेस, लाइफ कौन है, अलाइव कौन है, हम कैसे पहचानेंगे कि लाइफ कौन रहता है, अलाइव कौन रहता है, डेड कौन है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, बॉडी में हम जो खाते पीते हैं, है ना, तो उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स है ना, किस कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में हम एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस हम जब पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी का होता है सेल। ओके, तो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। सेल से जब मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। ओके, सेल जो ओरिजिनली वर्ड हम सेल का लिखेंगे तो उसको साइट बोलते हैं। ओके, और इसकी जब स्टडी करते हैं सेल की स्टडी तो साइटोलॉजी बोलते हैं उसको। वैसे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू आ जाएंगे एक साथ मिलके तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गेन। ऑर्गेन बहुत सारे आ जाएंगे तो उससे बनेगा सिस्टम। यस, यू आर राइट। एंड सिस्टम आ जाएंगे तो उससे बनता है हमारी होल बॉडी। तो इस तरह से ये बनता है। और बहुत सारी बॉडी, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, हम सबकी बॉडी मिल जाएगी तो एक बायोस्फीयर बनता है। लास्ट में बनता है बायोस्फीयर। यस, तो इस तरह से ये पूरा बायोस्फीयर बनेगा। लेकिन अब हम जाएंगे वापस सेल लाइफ कंडीशन, हम लाइव है या नहीं है। क्या होता है, मूवमेंट होना सिर्फ लाइवनेस का निशाना नहीं है। ठीक है, हम मूवमेंट नहीं करते कई बार और हमारा रेस्पिरेशन मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन डेड है। ठीक है, वो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है स्लोली स्लोली। ठीक है, तो उसके मूवमेंट के ऊपर देखते हैं हम लाइव है कि नहीं है। सेकंड रहता है कि उसके बॉडी के अंदर उसके वाइटल्स फंक्शंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लाइव रहने वाला है। प्लांट्स के ऊपर देखेंगे हम, तो प्लांट्स के ऊपर भी प्लांट्स ग्रीन है या नहीं है, प्लांट्स कैसे है, उनकी कंडीशन कैसी है, वो मूवमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो लाइव है या डेड। ठीक है, तो उस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम लाइफ प्रोसेसेस के आगे जाते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से मिलता है हमको। जब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं हम, तो न्यूट्रिएंट्स में हम हमारी बात करने वाले हैं और प्लांट्स की बात करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशंस के लिए ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दो कैटेगरी करी हमने। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में है, ऑटोट्रॉफिक आएगा प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, वो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक।
तो जो प्लांट्स रहते हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक्स आते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक आते हैं, सभी के सभी प्लांट्स हम देखेंगे तो प्लांट्स सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक है। अब ऑटोट्रॉफिक आ गए प्लांट्स, तो प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि वो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, है ना। तो हमको पता करना चाहिए कि प्लांट्स में ऐसा क्या होता है कि खुद का फूड खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही हमारी जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ऐसा कि वो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, तो इसमें 3 प्रोसेसेस होती है, वो 3 प्रोसेस हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो जो सन रेज आती है, तो सन रेज से जो लाइट एनर्जी आने वाली है उसका एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, और ये एब्जॉर्प्शन जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ये लाइट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करने वाला है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ओके। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जब ये एब्जॉर्ब हो गया एक बार सनरेज से, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी ले ली, लाइट एनर्जी लेने के बाद में उसमें कन्वर्जन होगा, है ना। तो उसमें कन्वर्जन होगा, किसका कन्वर्जन? लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, ओके। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो गया केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किया सनराइज से, सनलाइट से एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल से। जो क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स आते हैं, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आते हैं ये होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोनिन एंड कैरोटीन, मेनली आते हैं। पर क्लोरोफिल ए, मेनली क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी, फिर कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। अब लास्ट जो प्रोसेस होगी उसके अंदर रिडक्शन होगा। मैं बताता हूं आपको कि रिडक्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो हम देखते हैं किस तरह से प्रोसेसेस होती है। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं इनमें सबसे पहले क्या हुआ? लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ने मिलके फूड बनाया एंड ऑक्सीजन प्लस एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी होती है। तो एनर्जी रिलीज होता है ग्लूकोज, तो क्या बोलते हैं हम? C6H12O6, इट्स अ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ये फूड फॉर्म में। तो फूड कैसे तैयार हुआ? अभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके ग्लूकोज और वाटर तैयार किया। अब इसको भी बैलेंस करते हैं, है ना। किस तरह से बैलेंस होगी? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम यहां से, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो बैलेंस करो, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो बैलेंस करो, उसके बाद में कार्बन कितने हैं वो बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 + 2, है ना,
तो 6 + 2 8 हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, तो 6 × 2 = 12 एंड हियर आल्सो 6 ओके। अब ये देख लो 6 × 2 = 12 6 × 2 = 12 6 हियर 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो किस तरह से हम पूरे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा ये एक केमिकल इक्वेशन तैयार है। तो ये केमिकल इक्वेशंस के अंदर ही हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, और ये तभी होगा जब यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या जरूरी है, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के साथ में क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी चाहिए। तो जब दोनों रहेंगे उसके बाद ही ये रिएक्शन होगी, क्योंकि सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर रिएक्ट एज अ कैटलिस्ट। ओके, कैटलिस्ट का मतलब जैसे किसी के झगड़े होते हैं, है ना, तो झगड़े के लिए क्या होता है, ए और बी दोनों के बीच में झगड़े करने के लिए सी आता है और सी झगड़े करा के चले जाता है। पर सी का कुछ रोल नहीं है, ए और बी दोनों झगड़ रहे और सी झगड़े करा के निकल लिया। वैसा ही यहाँ पे इनका काम रहता है, ये कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट क्या किया इन्होंने, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, झगड़े लगा के मतलब कन्वर्जन करवा के चला गया। लेकिन ये कैटलिस्ट सिर्फ पार्ट होता है, रिएक्शन के अंदर पार्ट देता है, लेकिन उसका पार्ट नहीं होता। ओके, तो इस तरह से कैटलिस्ट रोल करने वाला है। नाउ जब ये होता है तो हमने देखा था एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब कन्वर्ट होने के बाद में क्या बोला, रिडक्शन। क्या बोला था, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अब देखो यहां पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया था, एक वाटर मॉलिक्यूल यूज किया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स 6 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए थे, तो वाटर में से एक वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं, और जब इसको हमने तोड़ा, वाटर मॉलिक्यूल जब हम तोड़ते हैं तो इसमें से क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही निकलने वाले हैं। अब क्या होता है, दो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से प्रोसेस होती है। और सेकंड प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ यस हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, और ये रिएक्शन में ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। और रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट तैयार हुआ। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन हुआ। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के अंदर कन्वर्जन होता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ ये तो हुआ था ऑटोट्रॉफिक में, प्लांट्स में किस तरह से होता है। अब हेटेरोट्रॉफिक की हम जब बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक में हेटेरोट्रॉफिक्स में आते हैं ह्यूमन बीइंग। हम हेटेरोट्रॉफिक्स है ना, हम कहाँ हमारा फूड तैयार करने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, इस पे डिपेंड रहने वाले हैं। अब डिपेंड तो रहेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किस तरह से एब्जॉर्ब करने वाला है, किस तरह से फूड डाइजेस्ट करने वाला है, वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ माउथ के थ्रू फूड लिया हमने, इंजेक्ट किया, है ना। तो फूड लेते से जब हम फूड माउथ में लेते हैं, तो माउथ में लेते से ही यहाँ पर सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा। तो सलाइवा होने के कारण यहाँ पे उसके अंदर एक एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम
यहीं से डाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है सलाइवा में वो है सलाइवरी अमाइलेज। क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। अब ये अमाइलेज, ये अमाइलेज क्या करने वाला है, हमारे जो फूड रहेगा उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, देखो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए पढ़ने से पहले कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिशंस वो डिफरेंट होते हैं, उनके बहुत डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो उनमें से जो कंपोनेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए कि उनमें जो कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट, मेजर कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स दैट इज लिपिड्स, देन मिनरल्स एंड विटामिन्स, वाटर इज आल्सो कंपोनेंट। ओके, तो इस तरह से 6 कंपोनेंट्स आते हैं। अब मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारी बॉडी में होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो भी डिसीज होगी, लेकिन हम अगर मेजर कंपोनेंट की बात करें इनमें से भी तो हमारे बॉडी में 3 मेजर कंपोनेंट मिलेंगे हमें। इट इज कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स और लिपिड्स व्हाटएवर। अब जब पूरी प्रोसेस होने वाली है ना, हम यहाँ पर जितने भी डाइजेशन करने वाले हैं तो उस प्रोसेस के बाद में कार्बोहाइड्रेट टूटकर कन्वर्ट होने वाला है ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूटने वाला है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होने वाला है और कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड्स में, and fats will convert into fatty acids and glycerol. Okay, ये कन्वर्ट होगा fatty acids and glycerols। अब देख ये कन्वर्जन हुआ। अब कन्वर्जन होने के बाद में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज आया, फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, अब इससे सिर्फ क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट था उसका डाइजेशन स्टार्ट किया। तो अमाइलेज क्या है, स्टार्ट करने वाला है डाइजेशन, इससे डाइजेशन स्टार्ट किया। अब डाइजेशन स्टार्ट करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद में यहां पर, ठीक है, फेरिंग्स आएगा। ठीक है, तो हम पहले पता होना चाहिए फेरिंग्स से कितने पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड फेरिंग्स प्रॉपर। तो फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस आएगा, जिसको इसोफेगस को हम बोलते हैं फूड पाइप, है ना। अब फूड पाइप में क्या होने वाला है, एक मूवमेंट होती है जिसके कारण जो बोलस रहता है ना, आपने जो खाया, आपके माउथ के अंदर च्यूइंग प्रोसेस हुई, मेस्टिकेशन हुआ, मेस्टिकेशन के बाद में जो बोलस बना, अब वो बोलस क्या हुआ, धीरे धीरे स्टमक तक जाएगा। स्टमक तक जाने के लिए इसोफेगस से गुजरना पड़ेगा, और इसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। अब ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, इसके अंदर इस पोजीशन, मतलब धीरे धीरे, है ना, क्या करने वाला है, फूड को धीरे धीरे ऐसे धीरे धकेलेगा आगे, और वो फूड जो बोनस रहेगा वो आ जाएगा हमारे स्टमक में आया। अब स्टमक में आने के बाद में, स्टमक में मेनली स्टमक में आया। अब स्टमक में आने के बाद में, स्टमक में 3 कंपोनेंट, 3 आने वाली है हमारे पास, है ना, एंजाइम्स। अब इसमें से क्या क्या मिलने वाला है, सबसे फर्स्ट जो आपको पता ही रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। स्टमक में मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक कंटेंट वाला एसिड है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है पेप्सिन,
और तीसरा म्यूकस। ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो HCl रहेगा। अब HCl क्या करेगा, जो भी फूड आया वो फूड को डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब डाइजेशन के लिए ये जो पेप्सिन है, ठीक है, ये पेप्सिन क्या करने वाला है, इट्स अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है। लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के पहले इसी एक शर्त है, पेप्सिन, हाँ पेप्सिन की एक शर्त है। पेप्सिन बोलता है अगर ये कंटेंट एसिडिक है तो ही मैं डाइजेस्ट करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं करना। जैसे आप कर दो ना, मुझे हुआ तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसे ये भी बोलता है। अगर जितना भी बोनस आया है, जितना भी फूड आया है, उसको डाइजेस्ट करवाना है तो मुझे एसिडिक कंटेंट वाला फूड चाहिए। बोले ठीक है, HCl बोला मैं देता हूँ एसिड। उसने एसिड दिया, उसमें मिक्स हुआ और पेप्सिन ने डाइजेस्ट करवाना स्टार्ट किया। बाद में जो म्यूकस है, म्यूकस क्या करने वाला है, यहाँ पे जो इनर लाइनिंग रहेगी ना, इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिडिक कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेल्प करेगा वो म्यूकस रहेगा। मतलब जो एसिडिक कंटेंट रहेगा अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर क्या होने वाला है, रप्चर हो जाएगी वॉल और स्टमक का कंटेंट बाहर निकल जाएगा, स्टमक रप्चर हो जाएगा। तो वो नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए ये म्यूकस क्या करेगा, वहां की जो लाइनिंग है उसको न्यूट्रलाइज करवाएगा और वहां पे एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस करवाएगा। तो इस तरह से रिड्यूस करवा देंगे। उसके बाद में यहां होती है पैनक्रिएज। ये क्या होती है, पैनक्रिएज होती है। और यहां पे होता है लीवर। अब लीवर पैनक्रिएज, अब क्या होता है, यहां पे जो कंटेंट आया है, अब पेनक्रिएज के अंदर, पेनक्रिएज ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। ओके, अब जो पेनक्रिएज रहेगा, ये पेनक्रिएज यहां पर, क्योंकि ग्लैंड है ना, तो उसका काम भी क्या है, एंजाइम रिलीज करना, एंजाइम सेक्रेट करना, है ना। तो अब ये क्या करेगा, एंजाइम करना या फिर हार्मोन। तो यहां पे क्या करेगा, एंजाइम निकालेगा, 2 एंजाइम, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, पेप्सिन ट्रिप्सिन, लग रहा है ना रिलेटिव, ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे मैच कर रहे हैं, तो लग रहा है दोनों रिलेटिव। तो ये दोनों क्या करने वाले हैं, जिसका ये जो फंक्शन कर रहा था वही फंक्शन करने वाला है, प्रोटीन डाइजेशन का। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अब बोलता मेरी एक शर्त है, जैसे इसने क्या बोला था, मेरी एक शर्त है, अगर कंटेंट एसिडिक होगा तो ही मैं डाइजेस्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वैसा अब ये बोलता है ट्रिप्सिन, मेरी एक शर्त है बाबा, अगर फूड अल्कलाइन होगा, यहां पे एसिडिक था, ये बोलता है अगर अल्कलाइन है तो ही मैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब बोले ठीक है, अब अल्कलाइन नेचर में करना है, अब यहां से तो एसिडिक कंटेंट आ रहा था, उसको अल्कलाइन में करने के लिए क्या करें, फिर बोलता है लीवर, है ना, लार्जेस्ट है ना, तो सबसे बड़ा होने के कारण उसका कुछ फर्ज बनता है कि वो भी कुछ पार्ट दे। तो उसने बोला ठीक है, टेंशन मत लो, मैं मेरे पास से जितना भी मेरे पास में बाइल जूस है वो मैं आपको देने में हेल्प करूंगा, जितना हो सकेगा बाइल जूस मैं आपको दूंगा। अब बाइल जूस जब इस कंटेंट बोलस के साथ में, मतलब जो डाइजेस्टेड हम बोलस कन्वर्ट हुआ, है ना, जो फूड है, अब जो फूड के साथ में जब ये रहेगा, जो HCl कंटेंट था, एसिडिक फूड था, वो बाइल जूस के साथ मिक्स होके जब डियोडिनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसको अंदर पेनक्रिएज से ट्रिप्सिन लाइपेज जाएगा, और ट्रिप्सिन को क्या चाहिए था, अल्कलाइन, हम उसको अल्कलाइन मिल गया और वो डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा। अब रहा जो लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, उसका नेम इंडिकेट कर रहा ना, लाइपेज लिपिड।
तो लाइपेज क्या करने वाला है, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। लेकिन उसने भी बोला कि भाई लिपिड ब्रेकडाउन तो कर दूंगा, लेकिन लिपिड इतने 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 बड़े 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 रहेंगे तो मैं कैसे इतना ब्रेकडाउन करूंगा। फिर लीवर बोलता है ठीक है, मेरे पास दूसरा बाइल और है, बाइल सॉल्ट। मैं बाइल सॉल्ट देता हूं। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन का सॉल्ट है ना। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अभी फैट को ब्रेकडाउन कर देगा। अगर यहां पर फैट्स ब्रेकडाउन हो गया, समझ में आ रहा है, अगर इमल्सिफिकेशन से बाइल सॉल्ट ने ब्रेकडाउन कर दिया फैट्स को, तो ब्रेकडाउन होने के बाद में लाइपेज बोलता हाँ मेरा काम आसान हो गया, उसका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसने क्या है, डाइजेशन ऑफ लिपिड। अब लिपिड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और डाइजेस्ट करवाएगा लाइपेज एंजाइम, है ना। अब उसके बाद में हो जाएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन हम बोलते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेजर अगर हम करने गए स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, अप्रॉक्स 6 मीटर लॉन्ग। एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये अप्रॉक्स 1.5 मीटर, नॉट मोर, अप्रॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो यहाँ पर तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी, इसीलिए उसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका थिकनेस बड़ा रहता है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन है और इसका थिकनेस बहुत छोटा रहता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में अब सब हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, है ना। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है जब ऊपर ही हो गया था, सलेवरी अमाइलेज कर दिया था, है ना। उसके बाद में प्रोटीन को भी कर दिया, पेप्सिन ने भी कर दिया और ट्रिप्सिन ने भी कर दिया। उसके बाद में लिपिड को लाइपेज ने कर दिया। अब जो बचा हुआ होगा, जो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स रहेंगे वो बोलेंगे ठीक है हम कर देते हैं, अब जो बचा हुआ और कितना हो थोड़ा बहुत रहेगा, वो इंटेस्टाइनल एंजाइम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देंगे। हो गया डाइजेस्ट, डाइजेशन का काम कंप्लीट। अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी होना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसके अंदर कुछ विलाय है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, इनका नाम है विलाय, है ना, इनको हम विलाय बोलते हैं। अब विलाय क्या करने वाले हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहेगा, तो ब्लड वेसल्स रहेगा तो उसको अच्छे से स्पेस देंगे। अगर इतना सा होता तो ब्लड वेसल क्या करते हैं, इतने ऐसे लेके एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे विलाय प्रेजेंट रहेगा तो विलाय के थ्रू इसको स्पेस ज्यादा मिलेगी और एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लड वेसल बहुत ज्यादा रहेगी तो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होगा, बाद में फिर मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन इस तरह से होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो पार्ट है ना आपको, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यस अपेंडिक्स सभी में होता है ना। तो अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का पार्ट है ना, लार्ज इंटेस्टाइन दूसरा ना कोलोन बोलते हो, तो उसका पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो अपेंडिक्स क्या होता है, अभी हमारी बॉडी में अभी, है ना, इस कंडीशंस में नॉर्मली अभी अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। हाँ, कोई यूज नहीं है अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में, अभी तो कुछ यूज नहीं है। पर अपेंडिक्स क्यों है, क्योंकि हमारे जो पहले एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा सेलुलोज कंटेंट फूड्स खाते थे, है ना। सेलुलोज कंटेंट फूड्स खाने के कारण अपेंडिक्स स्पेशल एंजाइम सीक्रेट करता था जो उसको डाइजेस्ट करते थे। लेकिन अभी वो नहीं है, अभी हम इतना ज्यादा सेलुलर कंटेंट फूड नहीं खाते। लेकिन अगर आपने अभी खा लिया
तो डाइजेस्ट करवाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने धीरे धीरे स्लोली सेलुलोज कम करते गए, तो अपेंडिक्स अपना काम कम करते गए। कई बार क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर यहाँ पर हम जो फूड खाते हैं फास्टली खा लिया, है ना, फास्ट ले लिया तुमने, या फिर किसी भी मतलब ट्रबल्स के कारण, इन्फेक्शन के कारण, या फिर कितने यहाँ पे क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर, इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स के अंदर कुछ पार्ट में यहाँ पर फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है। इन्फेक्शन के कारण अपेंडिसाइटिस होता है, और लास्ट अपेंडिसाइटिस होने के बाद में अपेंडेक्टोमी नाम की प्रोसेस करते हैं, मतलब अपेंडिक्स को निकाल के फेंक देते, कुछ काम नहीं ना, फिर अपेंडिक्स को निकाल के फेंक देंगे, तो अपेंडेक्टोमी बॉडी से निकाल के फेंक देंगे। तो इस तरह से अपेंडिक्स का भी काम होता है। और जो हमारा अब जितना भी फिकस मटेरियल, क्योंकि यहाँ से जब एब्जॉर्प्शन हुआ सब कुछ हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन में आया और थ्रू एनल रीजन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर, हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स के अंदर इस तरह से डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और इस तरह से हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स में न्यूट्रिशंस का डाइजेशन होता है। ओके, तो हम हेटेरोट्रॉफिक में किस तरह से, ये आपको आप समझ गया होगा, तो इस तरह से ये सब कुछ होने वाला है। ओके, नाउ तो हमने अभी क्या देखा, न्यूट्रिशन। तो किस तरह से हमें न्यूट्रिशन मिलने वाला है, हमारी बॉडी किस तरह से न्यूट्रिशन लेगी, प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है, प्लांट्स में क्या होता है, हमें क्या होता है। उसके पहले हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, है ना। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए हम उसका डिटेल देखेंगे। अब रेस्पिरेशन हमारे में कैसे होगा, प्लांट्स में कैसे होगा, एनिमल्स में कैसे होगा, तो उस सब का रेस्पिरेशन देखते हैं। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन देखने के पहले एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जो हम न्यूट्रिशंस पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशंस का हमने ह्यूमन बीइंग में देखा, वैसे जो अमीबा होता है, अमीबा का न्यूट्रिशंस कैसे लेगा, सिंगल सेल है ना, कैसे लेगा। तो अमीबा क्या करता है, एक तो इरेगुलर रहता है ना। अब वो क्या करने वाला है, अमीबा क्या करने वाला है, अमीबा यहाँ पर जैसे कुछ फूड कंटेंट आया तो उसको साइड देगा, उसको बोलेगा आ मेरे पास, यहाँ पे आएगा, फिर ये धीरे 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 उसको इस तरह से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में अंदर ले लेगा उसको, है ना, और डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस तरह से डाइजेस्ट कर लेगा, ये कहीं से भी ले सकता है ना? और इसी जैसे पैरामीशियम भी होता है ना। तो पैरामीशियम क्या करने वाला है, पैरामीशियम क्या करने वाला है, वो भी सिंगल रहता है। तो पैरामीशियम के अंदर सिलिया होता है, सिंगल स्पॉट पे, है ना, सिंगल स्पॉट एक ही जगह पर प्रेजेंट रहेगा। ऐसे सभी जगह से कहीं से भी लेना स्टार्ट नहीं कर देगा अमीबा की जैसे। तो सिंगल स्पॉट से क्या करने वाला है, फूड इंटेक करने वाला। तो फूड इंटेक करने के लिए सिंगल स्पॉट से यहाँ पे सिलिया रहता है, सिलिया प्रेजेंट मिलेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सिलिया ये बॉडी के पैरामीशियम क्या करने वाला है, इंटेक करेगा और अपना फूड लेते जाएगा। ओके, तो इस तरह से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करने वाले हैं। पैरामीशियम सिलिया के थ्रू करेगा और अमीबा इनगल्फ करके, इनगल्फमेंट से अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से ये आज हमने न्यूट्रिशंस देखे और लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन दी। लेकिन इसके बाद में हमको स्टार्ट करना है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये जो तीन
पार्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, तो उसमें आपको समझेगा कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है एंड प्लांट्स में कैसे होता है, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए अगर आपको कुछ डाउट लगता है, डिफिकल्ट लगती है, कुछ हमारे लिए सजेशन है तो कमेंट में लिखिए, और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते जाए। थैंक यू।